अभी इक्विटी को खरीदना कैसे है? तो ऐसा नहीं कि इक्विटी आप किसी कंपनी में जाकर भागीदारी करो, नहीं। तो जैसे एक निफ्टी 50 इंडेक्स हो गया, एक बेंचमार्क है, उसमें इंडिया की 50 जो भी टॉप कंपनीज है वो है, तो वो एक बास्केट है जिसमें 50 कंपनी है डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स की, कुछ आईटी की कंपनीज है, कुछ फार्मा की है, कुछ ऑटो की है, मेटल्स है, ये सब है। तो एक बास्केट है, तो उससे आपको डाइवर्सिफिकेशन मिल गया, ठीक है। तो आप जब बोलते हैं कि इक्विटी लेना है तो आप दो चीज़ कर सकते हैं। बेस्ट फॉर्म इज़ कि आप या तो एक इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इंडेक्स फंड मतलब क्या होता है कि जो निफ्टी 50 का जो भी परफॉर्मेंस होगा उसी को वो मिमिक करेगा, जितना वो बढ़ेगा इतना ये बढ़ेगा। या तो आप एन एक्टिव म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो जहाँ पे फंड मैनेजर खुद के बेट्स लेते हैं कि अगर उनको लगता है कि भाई ये सेक्टर ज़्यादा अच्छा करेगा तो वो लोग अपने हिसाब से बेट लेते हैं। तो जब हम बोल रहे हैं कि इक्विटी हम कैसे खरीदें, यू कैन इन्वेस्ट इन एन इक्विटी म्यूचुअल फंड, ठीक है। अभी मैं थोड़ा सा इसमें थोड़ा डिटेल में टच करना चाहता हूँ। बिल्कुल। देखिए, तो जैसे मैंने कहा कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि इक्विटी, डेट और गोल्ड है, बट इनको मिक्स कैसे करें हमारे पोर्टफोलियो में। जैसे आपको पता होना चाहिए कि ओवरऑल मिक्स कैसे करना है। तो इक्विटी क्यों होना चाहिए, मैंने तो बता दिया कि ये इसका हाईएस्ट रिटर्न है, राइट, ठीक है। तो आपको अपना पोर्टफोलियो ग्रो करना है तो ये होना ही चाहिए इक्विटी मेरे पोर्टफोलियो में। बट इसका एक प्रोज और कॉन्स होते हैं, तो कौन से है कि वॉलेटिलिटी है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इक्विटी को और डेट को कंबाइन करते हैं। अब इससे क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे मेरे पोर्टफोलियो में 100 रुपये का मेरा पोर्टफोलियो है, उसको मैंने 60-40 रखा है कि 60 इक्विटी और 40 डेट में, ठीक है। तो 60 समझिए, एक एग्जांपल लेते हैं कि मार्केट 30% करेक्ट हो जाता है कल को, एक एग्जांपल, कोविड जैसा क्रैश आता है, मार्केट 30% गिर जाता है। तो जो मेरा 60 कंपोनेंट है, 100 में से मैंने 60 रुपीज़ इक्विटी में इन्वेस्टेड है, वो 60 गिरेगा, ठीक है। फिर 30% गिर के कितना हो जाएगा, 42, ठीक है। और जो मेरा डेट कंपोनेंट है वो क्या करेगा, वो ऊपर जाएगा। क्यों ऊपर जाएगा, जैसे मार्केट नॉर्मली क्रैश कब होता है, जब रिसेशन का रिस्क हो या कुछ और कोविड जैसा रिस्क हो, तो उसमें आपके इंटरेस्ट रेट गिरते हैं, ठीक है। तो बॉन्ड ऐसा चीज़ है, देखिए एफडी तो मैंने एक प्रोडक्ट बताया, बट बॉन्ड ये होते हैं ना, इसकी भी ट्रेडिंग होती है, इसका भी एक मार्केट होता है। जैसे शेयर्स कैसे ट्रेड होते हैं ना, बॉन्ड का भी मार्केट होता है। तो उसका जो प्राइस होता है दैट इज डिटरमाइंड बाय द मार्केट। तो जैसे आपका यील्ड गिरता है, इंटरेस्ट रेट गिरता है, तो बॉन्ड का वैल्यू बढ़ता है। तो जब भी आप देखेंगे, वेदर इट वॉज 2008 में जब मार्केट 55% क्रैश हुआ था, या फिर आप कोविड का देखेंगे जब बड़ा क्रैश हुआ था, तो डेट का वैल्यू एक्चुअली ऊपर जाता है। तो डेट के रिटर्न में दो कंपोनेंट है, जैसे एक प्राइस होता है कि डेट का, बॉन्ड का वैल्यू ऊपर नीचे हो जाए, और सेकेंड कंपोनेंट इज इंटरेस्ट इनकम, कि जैसे आज आपने बॉन्ड दिया है तो जो जिसने बोरो किया है वो आपको हर साल 6-7% जो भी है उसका कूपन वो भी पे कर रहा है। तो आपका जो बॉन्ड है वो उस साल जिस दिन मतलब जब हम रिसेशन की बात कर रहे हैं तो वो 7% भी रिटर्न दे रहा है इनकम, प्लस प्राइस इंक्रीज भी हो रहा है उसमें, बिकॉज इंटरेस्ट रेट कम नीचे आया है। तो जो आपका बॉन्ड है वो हो सकता है 10% इंक्रीज हो, तो आपका जो 40 था कंपोनेंट ओरिजिनली, वो 40 का 44 हो गया, और जो इक्विटी गिरा था वो तो 42 था, तो 42 प्लस 44 कितना हो गया, 86। तो हमने जब डेट अंडर डाल दिया तो मेरा पोर्टफोलियो 30% से नहीं गिरा, अगर मैं पूरा इक्विटी में डाला हो तो 30% से गिरता, बट मैंने बिकॉज 40% डेट डाला है तो मेरा पोर्टफोलियो फेल ओनली बाय हाफ, 100 का 84 हुआ, है ना, सॉरी 100 का 86 हुआ, तो सिर्फ 14% गिरा इंस्टेड ऑफ 30%। तो डेट इंट्रोड्यूस करने से क्या होता है, मेरा ओवरऑल वॉलेटिलिटी ऑफ पोर्टफोलियो कम हो जाता है, थोड़ा रिस्क मैनेज हो जाता है। तो जैसे मैं आपको बोल रहा था कि जैसे लोग क्यों डरते हैं इक्विटी में इन्वेस्ट करने से, बिकॉज ऑफ वॉलेटिलिटी, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा एक आइडिया कि आप डेट के साथ इक्विटी को कंबाइन करो अपने पोर्टफोलियो में, ताकि जो वॉलेटिलिटी होगी वो काफ़ी कम होगी। और देखिए, फाइनेंस इज ऑल्सो अबाउट बिहेवियरल थिंग। बहुत बार क्या होता है, लोग इन्वेस्ट करते हैं बट वॉलेटिलिटी देख के रुक जाते हैं, फिर और पैसा नहीं डालते उसमें। तो अगर आप देख रहे हैं कि आपका पोर्टफोलियो इतना वॉलेटाइल नहीं है, तो यू आर मोर लाइकली टू स्टिक टू योर प्लान, आप उसमें और इन्वेस्ट करेंगे। तो अभी देखिए, अभी हम थोड़ा प्रैक्टिकल पे आते हैं कि आप इसको इम्प्लीमेंट कैसे करोगे। तो अभी ना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है इधर, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे म्यूचुअल फंड स्कीम्स है। अगर आज आपको कोई बोले कि इक्विटी खरीदो, तो इक्विटी में भी डिफरेंट टाइप्स के स्कीम्स है, ठीक है। पहली बात तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कीम, कोई लार्ज कैप है,
कोई मिड कैप है, कोई स्मॉल कैप है, फ्लेक्सी कैप है, और उसमें डिफरेंट कंपनीज के भी स्कीम्स है। HDFC का भी यही सब स्कीम्स है, ICICI के भी यही सब स्कीम्स है, तो टाटा म्यूचुअल फंड के भी यही सब स्कीम्स है, तो सबके स्कीम्स है। तो मेरा कैसा होता है कि आप या तो आप अपने लेवल पे इक्विटी और डेट को कंबाइन करिए कि आप एक सेपरेट इक्विटी में इन्वेस्ट करिए और सेपरेटली आप डेट में इन्वेस्ट करिए, ठीक है। बट इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ रीबैलेंसिंग। ओके, कि जैसे आज आपने 60-40 डाल दिया 100 रुपये, अब ये वैल्यू कांस्टेंट नहीं रहेगा परसेंटेज, कल को मार्केट ऊपर गया तो ये 60 का वैल्यू बढ़ भी जाएगा ऊपर, ठीक है। तो एक कॉन्सेप्ट है रीबैलेंसिंग। तो रीबैलेंसिंग में आप क्या करते हो, हर साल आप देखते हो कि ये जो मेरा 60-40 परसेंटेज है वो कितना ऊपर चला गया, और फिर यू ब्रिंग इट बैक टू द सेम 60-40। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल, अगर इक्विटी मार्केट ऊपर गया है तो वो 60 आपका 60 के जगह पे 70-80 हो जाएगा, और जो आपका डेट होगा वो कम हो जाएगा, राइट, ठीक है। तो डेट जो मेरा 40 पे था वो शायद 30 या 20 हो जाए अगर मार्केट ऊपर गया तो एट द एंड ऑफ द ईयर हमको क्या करना होता है, जितना इक्विटी ज़्यादा हो गया 60 से उसको बेचना होता है और वापस डेट में डालना होता है। तो इससे क्या होता है कि हम एज एन इन्वेस्टर हमारा पोर्टफोलियो का रिस्क कम कर देते हैं, कि जो इक्विटी में ज़्यादा पार्ट था हमने उसको डाल दिया डेट में, जो कि प्रोवाइड स्टेबिलिटी, मतलब मैंने उसको डेट में डाल दिया तो वो अभी इतना वॉलेटाइल नहीं रहेगा, वो अपना इंटरेस्ट इनकम अर्न करेगा, प्राइस इंक्रीज जो भी रहेगा वो अर्न करेगा। तो नेक्स्ट ईयर जब मैं स्टार्ट करूंगा तो मैं वापस 60-40 पे स्टार्ट कर रहा हूँ, बट तो इसको रीबैलेंसिंग बोलते हैं। अब देखिए ऐसे बहुत लोग सजेस्ट करते हैं, एज एन एडवाइज़र लोग सजेस्ट करते हैं कि आप डेट अलग से लो, इक्विटी, बट मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि व्हेन यू आर स्टार्टिंग आउट ना, दिस इज़ टू मच ऑफ हैसल, कि भाई 60 में आप हो, फिर मैं हर साल उसको देखूँ और फिर मैं उसको डेट में डालूँ। एक तो हैसल भी है, सेकंड टैक्स इवेंट भी होता है। आप इक्विटी बेच के डेट में डालोगे या डेट बेच के आप इक्विटी में डालोगे तो उससे आपको टैक्सेशन भी होता है, खासकर जब आप डेट से इक्विटी में जा रहे हो तो आपको तो 30% टैक्स लग रहा है ना, जो आपने पार्ट बेच के वापस इक्विटी में डाला, रीबैलेंसिंग किया। तो माई सजेशन इज दिस, यू बाई जस्ट वन फंड जिसमें इक्विटी भी है और डेट भी है। तो ऐसे फंड्स होते हैं जिनको बोलना हाइब्रिड फंड्स बोलते हैं उनको। तो हाइब्रिड फंड में क्या होता है, इक्विटी भी होता है और डेट भी होता है। तो उसमें एक पर्टिकुलर कैटेगरी है बैलेंस एडवांटेज फंड या डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड। तो उसमें क्या होता है कि फंड मैनेजर खुद ये कॉल लेता है बेस्ड ऑन हिज असेसमेंट ऑफ द मार्केट कि इक्विटी को कितना रखना है, डेट को कितना रखना है, और वो उस मिक्स को बैलेंस करता रहता है। राइट। तो इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस एट योर ओन लेवल, जहाँ पे आप में शायद इमोशनल डिसिप्लिन भी ना हो, क्योंकि देखिए मार्केट जब नीचे गिरेगा तो बहुत ईजी है कि डेट से इक्विटी में डाल दो, बट लोग नहीं डाल पाएंगे, वो इमोशनल डिसिप्लिन नहीं है, और स्पेशली व्हेन यू आर न्यू, आपको इतना मार्केट एक्सपीरियंस है तो इट इज बिकम्स मोर डिफिकल्ट। तो रादर देन डूइंग दिस थिंग्स, और टैक्स इम्प्लीकेशन भी है उसका, आप जस्ट एक फंड ले लो। तो जैसे मैं बोला कि मैं कॉम्प्लेक्स से एकदम सिंपल बना रहा हूँ कि आज आप अपना ने प्लान कर लिया कि 22,000 का मेरे को SIP चालू करना है, वो 22,000 आप एक फंड में डालो और आपको सिर्फ उसको मॉनिटर करना है, कुछ खरीदना बेचना नहीं है, और आप उसको मॉनिटर करो। आप एक हाइब्रिड फंड खरीदिए इंस्टेड ऑफ बाइंग अ सेपरेट इक्विटी म्यूचुअल फंड एंड बाइंग अ सेपरेट डेट फंड, और फिर उसको पीरियडिकली आप रीबैलेंस करो कि इक्विटी से आप डेट में डालो, फिर डेट से आप इक्विटी में डालो। जो रीबैलेंसिंग का मैं बोल रहा था कि 60-40 से जब बढ़ जाता है तो आपको फिर 60-80 हो गया तो आपको इक्विटी बेच के फिर एवरी ईयर यू हैव टू रीबैलेंस ऑल्सो, कि अगर इक्विटी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो आप उसको डेट में डाल देते हो। हाँ, सो बेसिकली हम एक हाइब्रिड फंड ले लेंगे एंड वी से कि वो अपना बैलेंस करेगा, वो मैनेजर बैलेंस करेगा, वो फंड मैनेजर ही बैलेंस करेगा। और एक और चीज़ है कि आप पर्सनल लेवल पे करते हैं तो आपको, जैसे मैंने बोला, टैक्सेशन लगता है। हाँ। कि जैसे आप इक्विटी बेचोगे और फिर डेट में करोगे तो इक्विटी पे आपको टैक्स भरना पड़ेगा, STG और वो भी है, और डेट बेच के आप इक्विटी में डालोगे तो आपके पर्सनल स्लैब रेट पे आपको भरना पड़ेगा। इंस्टेड जो यही काम म्यूचुअल फंड करता है तो म्यूचुअल फंड को कुछ टैक्स नहीं लगता है, तो इट्स अ वेरी टैक्स एफिशिएंट वे ऑल्सो, एंड ऑल्सो अ फंड मैनेजर इज मच मोर डिसिप्लिन्ड टू डू दिस। जैसे हम मार्केट में नए, हम ये शिफ्टिंग में कंफ्यूज भी हो जाते हैं और थोड़ा सा हमको ये बहुत ओवरवेलमिंग लगता है काम। तो लेट्स कीप इट सिंपल। अगर हमको पता है 22,000 हमको इन्वेस्ट करना है या 25,000, जो भी डिपेंडिंग अपॉन माई लाइफस्टाइल, तो उस 25,000 को हम सिर्फ एक ही फंड में डालें, हाइब्रिड फंड में, रादर देन हैविंग अ सेपरेट इक्विटी फंड एंड अ सेपरेट डेट फंड। तो ये एडवाइज़र जाने से पहले मैं कहना चाहूँगा आप ये पॉडकास्ट ज़रूर देखें, आपको इतनी बेसिक समझ आ जाएगा कि आप एडवाइज़र से क्या क्वेश्चंस पूछें एंड उसको गेज कर सकें। जी, यू नीड सम हैंड होल्डिंग, ठीक है, बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया इतने डिफरेंट टाइप्स के म्यूचुअल फंड स्कीम है, कौन सा लें, किस में डालें, किस में नहीं डालें, ये सब चीज़ें। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि मतलब इट हेल्प्स एक्चुअली कि टू हैव समबडी देयर टू एक्सप्लेन यू द प्रोडक्ट्स एंड टू डू सम हैंड होल्डिंग।
आपके, नहीं तो बहुत बार क्या होता है, इफ़ यू लिव इट ऑन योर ओन इट बिकम्स लिटिल ओवरवेलमिंग एंड हम वो डिसिप्लिन भी नहीं रख पाते हैं। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वन ऑफ द थिंग इज़ कि अगर आपके पास कोई एडवाइज़र होगा तो ही विल बी फर्स्ट देयर टू एडवाइज यू एंड ऑल्सो टू सी यू आर एक्चुअली फॉलोइंग योर प्लान। जैसे हम क्या करते हैं, जैसे ये गोल हो गया, हमारे पास हेल्थ गोल्स भी होते हैं कि मैं रोज़ जिम जाऊँगा या योगा क्लासेस जाऊँगा, बट अगर आप पे छोड़ दे तो आपको कभी लगे यार आज नहीं जाता हूँ तो अगर आपके पास ट्रेनर है या आपके पास कोई फ्रेंड है जो साथ में जाता है तो एक आपके पास वो रहता है कि नहीं चलो, एक मोटिवेशन रहता है ऐसे। तो वैसे ही आप एक आपके पास गाइड है जो आपको समझा रहा है एंड ऑल्सो ही इज़ हेल्पिंग यू टू अचीव, मतलब साथ में आपको प्लान समझा रहा है एंड आप यू स्टिक टू दैट प्लान, वो भी एक इम्पॉर्टेंट है। तो इट इज़ गुड। और एडवाइजर्स मतलब जैसे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हो गए या ऐसे, इट इज़ नॉट दैट हाई। मतलब मुझे ऐसे पर्सनली लगता है, सम पीपल में से कि मैं ये एडवाइस दे रहा हूँ बिकॉज ऑफ कमीशन, बट देखिए मेरे ऐसे भी फ्रेंड्स हैं हु आर फंड मैनेजर्स हु मैनेज फंड्स, इवन दे आर वर्किंग थ्रू अ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर और थ्रू एन एडवाइजर। मार्केट में होके भी, पैसा मैनेज करके भी दे आर वर्किंग विद एन एडवाइजर। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि इसमें ऐसे कुछ वो नहीं है कि आप एडवाइज़र मत रखो या ऐसे कुछ है, ऐसे इट ऑलवेज हेल्प्स। तो एडवाइज़र अगर रखना है तो हम एडवाइज़र को कैसे सिलेक्ट करें, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है कि एडवाइज़र को क्या सवाल पूछें या क्या देखें। या तो आप खुद से ये प्रोसेस करें, बट आप बिकॉज यू आर न्यू आपको नहीं समझेगा, तो अनदर बेस्ट थिंग इज थ्रू रेफरेंस। ओके, ठीक है, आप अपने किसी फ्रेंड से पूछिए कि भाई आप उन्होंने किसी एडवाइज़र के साथ काम किया एंड वो एडवाइज़र जिसका थोड़ा हिस्ट्री हो, ऐसे नहीं कि वो 1-2 साल से ही एडवाइस कर रहा है। मतलब एक मार्केट साइकिल है, अप्स एंड डाउन्स में, और उसने कैसे, हाउ कंसिस्टेंट ही इज़, उनके एडवाइस का क्वालिटी कैसा है, ये सब चीज़ें हैं। तो आप एक रेफरेंस ले लीजिए कि मतलब आप थ्रू फ्रेंड्स और ये आप ले सकते हैं एंड देन यू कैन वर्क विथ इट। और आप खुद भी देख सकते हैं कि उन्होंने क्या एडवाइस किया है, इट इज़ मेकिंग सेंस, आस्क हिम क्वेश्चंस। ठीक है, जो भी आपके क्वेश्चंस है देखिए वो आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहे हैं क्या नहीं, उनको कितना एक्सपीरियंस है, उनका क्या क्वालिफिकेशन है, ये सब चीज़ आप देखिए। अब जो रिस्क हम जो बात कर रहे थे, कुछ पिटफॉल्स भी तो होंगे, कुछ इसके ये भी होंगे कि हमको क्या ध्यान देना है बिफोर इन्वेस्टिंग। जैसे बोलते हैं कि फंड्स, म्यूचुअल फंड्स हो या इक्विटी हो, दे आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। करेक्ट। सो रीड द डॉक्यूमेंट बिफोर इन्वेस्टिंग। सो ये डॉक्यूमेंट में क्या रीड करना है, व्हाट वी हैव टू सी कि हम मतलब रिस्क ज़्यादा एक्सपोज नहीं हो हम पे। बहुत लोग स्टार्टिंग में ही एक टर्म इंश्योरेंस प्लस इन्वेस्टमेंट कंबाइन करके दे बाय एन एंडोमेंट फॉर और यूलिप। तो ये एक पिटफॉल है। देखिए मेरे पास भी एक LIC पॉलिसी है, ठीक है, जो सबके पास, जो नेबरहुड अंकल ने या फिर किसी ने बेचा है हमको, बट द प्रॉब्लम इज उसका प्रीमियम भी बड़ा होता है। ऐसा नहीं है कि वही चीज़ आप अमाउंट इफ यू वुड हैव इन्वेस्टेड इन अ जैसे हाइब्रिड फंड इन अ म्यूचुअल फंड, तो दैट वुड हैव गिवन यू मच बेटर रिटर्न्स ऑन इन्फ्लेशन एडजस्टेड बेसिस। तो एक वो मिस्टेक है। जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो हम, जैसे इक्विटी है, ठीक है, डेट प्रोडक्ट बहुत आसान है समझना। मैंने FD किया है, मुझे पता है हर साल 7% बढ़ेगा, 8% जो भी आपका रेट होगा वो बढ़ेगा और मेरा उतना बढ़ के मुझे मिलता है। ठीक है, बट पीपल हु डोंट हैव एक्सपीरियंस विद इक्विटीज़, तो वो लोग क्या करेंगे, दे सी लास्ट 3 years परफॉर्मेंस, लास्ट 5 year परफॉर्मेंस। तो उनको क्या लगता है, बहुत लोग को ऐसा लगता है कि 3 years दे आर नॉट एबल टू अप्रिशिएट द वॉलेटिलिटी। उनको पता है कि इसने 15% रिटर्न दिया है, बट उनको ये नहीं पता वो क्या पाथ लेके वहाँ पहुँचा है। आपको एंड रिजल्ट दिख रहा है कि इतना रिटर्न है 15%, बट इट हैज़ गॉन थ्रू लॉट ऑफ वॉलेटिलिटी। कोविड का आया है बीच में, इवन 2022 वॉज नॉट अ ग्रेट ईयर। तो जो भी वॉलेटिलिटी हुई है, तो व्हेन दे स्टार्ट इन्वेस्टिंग, तो वो देखेंगे कि हो सकता है आप ऐसे टाइम में इन्वेस्ट करो व्हेन मार्केट विल नॉट डू एनीथिंग फॉर नेक्स्ट 1 or 2 years। तो यू विल गेट फ्रस्ट्रेटेड, अरे यार ये तो 15% रिटर्न दिया था, इसका हिस्टोरिकल रिटर्न इतना है, और ये मैंने इन्वेस्ट किया, अब मुझे 1 साल से SIP पे कुछ रिटर्न नहीं मिल रहा है या 2 साल से SIP पे कुछ रिटर्न नहीं मिल रहा है। तो आप क्या करोगे, यू विल स्टॉप डूइंग दैट। सो इसमें भी एक एडवाइज़र अगर होगा तो ही हेल्प्स यू अंडरस्टैंड द प्रोडक्ट, कि मतलब ये नेचर ही है इक्विटी का कि आपको कभी कभी, जैसे कोविड के बाद आपको 100% रिटर्न भी मिल जाता है और कभी कभी आपको कुछ भी रिटर्न नहीं मिलता और इवन देयर इज़ अ करेक्शन। ऐसे है। तो एक ये कि पीपल डोंट स्टिक टू दैट प्लान, दे स्टार्ट विथ सम अंडरस्टैंडिंग, बट बियॉन्ड पार्ट दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, अरे ये रिटर्न क्यों नहीं दे रहा है या ये सब चीज़ें। फिर एक चीज़ हमने बात किया कि डायरेक्ट इक्विटी में लोग इन्वेस्ट करते हैं इंस्टेड ऑफ म्यूचुअल फंड। तो जैसे हमने ऑलरेडी ये डिस्कस किया, इट इज़ बेटर टू स्टिक टू म्यूचुअल फंड्स रादर देन इन्वेस्टिंग इन डायरेक्ट इक्विटी। एंड अदर एक इंपॉर्टेंट चीज़ किया कि लोग रिटर्न अप्रिशिएट करते हैं, बट दे डोंट अप्रिशिएट कि जिस गोल के लिए सेव कर रहा हूँ मैं, वो पैसा मुझे अवेलेबल होगा क्या जब मेरा गोल आता है। तो जैसे हमने बात किया कि जब
शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए रहता है, तो हम वी इन्वेस्ट मोर इन डेट से हम उसको अचीव करते हैं गोल को. बट मैंने ऐसे देखा है, मतलब मैं बहुत सारे लोगों के क्वेरीज देखता हूँ ऐसे, तो वो लोग बोलते हैं अरे मेरे 3 साल का गोल है, मुझे 3 साल बाद पैसे चाहिए, मैं 100% इक्विटी में डाल दूँ क्या? तो ये भी मिस्टेक करते हैं कि लोगों को लगता है अरे रिटर्न है तो इक्विटी में डालेंगे तो बेटर हम जल्दी अचीव कर पाएंगे या हमको ज़्यादा रिटर्न मिल जाएगा. बट यू शुड ऑल्सो बी, रिटर्न्स भी इंपॉर्टेंट है और साथ में रिस्क भी इंपॉर्टेंट है, और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब आपका गोल आता है आपके पास पैसे अवेलेबल है क्या वो. क्योंकि जैसे अगर आपका गोल है कि मेरे बच्चे के हायर एजुकेशन के पैसे चाहिए, तो आप इक्विटी में डाल के क्या करोगे अगर वो गोल नहीं मीट होएगा. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मीट दैट गोल. तो यही है, मतलब रिस्क भी और वो अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स व्हेन यू रिक्वायर इट, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. 60-40 मैंने बोला, तो जैसे 60 इक्विटी है और 40 डेट है, तो हमने क्या किया, रिस्क कम कर दिया, बट हमने रिटर्न पे क्या इम्पैक्ट होता वो नहीं डिस्कस करना हम भूल गए. तो आप बहुत सारे जो डायनेमिक हाइब्रिड फंड देखेंगे जो मैंने बोला था, वो फंड को बोलते हैं बैलेंस एडवांटेज फंड या डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड बेसिकली. तो वो फंड आपका परफॉर्मेंस देखोगे आप लास्ट 1 साल 3 साल 5 साल, सो लॉट ऑफ फंड्स उनका रिस्क तो कम है, मुझे पता है डेट कम है, बट उनका रिटर्न्स भी जो है, अगर आप 100 पर अगर आपने निफ्टी 50 लिया होता इंडेक्स, वो या तो सेम है या तो हायर है. ओके, मतलब इट्स इन द सेम रेंज. तो व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर गेटिंग इक्विटी लाइक रिटर्न्स. रिटर्न भी हमारे हाइब्रिड के इक्विटी लाइक रिटर्न्स है, बट जो हमारा रिस्क है वो इक्विटी से काफ़ी कम है. जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि 50% कम था रिस्क हमारा, वॉलेटिलिटी जो ड्रॉ डाउन हुआ था उसमें. तो इसलिए फ्रॉम अ रिटर्न पर्सपेक्टिव एंड इवन फ्रॉम द रिस्क पर्सपेक्टिव, बिकॉज कैसे होता है कि बहुत लोग रिस्क अप्रिशिएट नहीं करते, वो लोग सिर्फ रिटर्न देखते हैं बट रिस्क अप्रिशिएट नहीं करते. तो इवन इन दैट सेंस द हाइब्रिड प्रोडक्ट मेक्स लॉट ऑफ सेंस, especially for people who have just starting out, who don't have experience and who will feel this whole rebalancing thing very overwhelming. तो उनके लिए बैलेंस फंड ये अच्छा ऑप्शन है टू स्टार्ट योर पर्सनल फाइनेंस जर्नी. बट ये मैं समझ गया हूँ कि आपको अपने गोल्स डिफाइन करने हैं, क्लियर गोल्स डिफाइन करने हैं, उसी हिसाब से हमको अपने इनकम और इन्वेस्टमेंट के देख के एक्सपेंडिचर करना है और वैसे ही इन्वेस्ट करना है. इट इज़ वेरी पर्सनल एंड इक्विटी में इन्वेस्ट करना है, डेट में इन्वेस्ट करना है एंड गोल्ड में इन्वेस्ट कर देना है. यही आपका पोर्टफोलियो होना चाहिए. जैसे इट्स अ पोर्टफोलियो अप्रोच. उस पोर्टफोलियो में आपका इक्विटी भी होना चाहिए, डेट भी होना चाहिए, क्योंकि मैंने जैसे बताया डेट गिव स्टेबिलिटी टू योर प्रोडक्ट. और जैसे जो डेट कंपोनेंट है, एक चीज़ मैं आई थिंक मिस कर गया कि ये जो डेट कंपोनेंट है ना, इट इज़ डेट का रोल क्या है, टू प्रोवाइड स्टेबिलिटी. मतलब जो इक्विटी से वॉलेटिलिटी आता है हम उसको स्टेबलाइज करने के लिए. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप का जो डेट कंपोनेंट है उस पर आप कोई रिस्क नहीं ले रहा हूँ. उससे मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि देखिए, आप हायर रिटर्न के लिए एक रिस्की कंपनी में भी डेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं. ठीक है, जैसे डेट म्यूचुअल फंड होता है ना, उसमें बहुत टाइप के म्यूचुअल फंड होते हैं, कि ऐसे भी कुछ डेट म्यूचुअल फंड होते हैं जो सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करते हैं, तो उसमें कोई रिस्क नहीं है. बट ऐसे भी म्यूचुअल फंड है जो कॉर्पोरेट्स में इन्वेस्ट करते हैं फॉर हायर रिटर्न्स. तो आप ये सब चीज़ आपके डेट कंपोनेंट का पार्ट नहीं होना चाहिए. हम डेट कंपोनेंट पे कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, क्रेडिट रिस्क बिल्कुल नहीं लेना चाहते. तो हम बेटर है, हम हाइब्रिड फंड भी जब देख रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, तो मेक श्योर जो उसका डेट कंपोनेंट है इट इज़ ओनली इन्वेस्टेड इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ और कॉर्पोरेट्स विद AAA रेटिंग विच हैज़ द हाईएस्ट क्रेडिट रेटिंग. जो हमने इन्वेस्टमेंट बात की, तो एक टर्म लाइफ इंश्योरेंस तो ले लिया हमने. हेल्थ कवर जो आपने बोला, हेल्थ इंश्योरेंस, तो आजकल तो बहुत कंपनीज हैं, दे आर प्रोवाइडिंग हेल्थ इंश्योरेंस टू देयर एम्प्लॉयज़. तो उसके ओवर एंड अबाउ उसको एक और हेल्थ इंश्योरेंस लेना है इंडिविजुअल को. हाँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर कंपनी आपकी प्रोवाइड करे एक हेल्थ इंश्योरेंस, तो आपका एक पर्सनल इंश्योरेंस भी पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस भी होना चाहिए. वो क्यों होना चाहिए? देखिए, आपका कवर तभी तक रहेगा टिल द टाइम यू आर एम्प्लॉयड. बट समझिए कल एक ऐसा सिचुएशन आया कि वेर यू टू लीव द कंपनी. ऐसा बहुत बार होता है कि हम कोई दूसरा ऑफर ले रहे हैं बट बीच में गैप है, 1 महीने 2 महीने का गैप, वेर यू आर नॉट वर्किंग एनीवेयर. तो एट दैट पीरियड यू आर नॉट कवर्ड. या उस टाइम पे समझो यू हैव फैमिली, वहाँ पे कुछ मेडिकल इमरजेंसी आ गई, ठीक है, तो उसमें आप नहीं कवर्ड है आपके. तो बेटर है कि जैसे आपकी फैमिली है तो यू कैन हैव अ पर्सनल ऑल्सो फैमिली फ्लोटर, एंड आपका कॉर्पोरेट में तो वो कवर्ड ही रहेंगे. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट यू हैव योर पर्सनल ऑल्सो. अगर आपको लगता है कि, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं. जैसे नॉर्मली व्हेन वी रिकमेंड हेल्थ इंश्योरेंस, तो आज आपको पता है मेडिकल कॉस्ट हैव गॉन वेरी हाई. तो जो पहले 2-3 लाख का पॉलिसी है वो अभी काम नहीं करता. यू शुड हैव एटलीस्ट 15-20 लाख का पॉलिसी. ठीक है, तो 15-20 लाख का ऐसा हो सकता है कि उसका प्रीमियम बहुत लोग को, कि मैं पर्सनल भी रखूँ और कॉर्पोरेट भी रखूँ तो प्रीमियम बहुत ज़्यादा है. तो आप क्या कर सकते हैं, जो
अगर कॉर्पोरेट आपका ऑलरेडी 50-20 लाख का कर रहे हैं तो आप थोड़े कम का रखिए, 15-10 लाख का रखिए, उसमें जो आपका प्रीमियम कम रहेगा, बट एटलीस्ट आप कुछ कवर रखिए। अगर आपको प्रीमियम बहुत ज़्यादा लग रहा है, आप भले कम सम इंश्योर्ड का रखिए, बट इट इज़ बेटर टू हैव योर ओन पर्सनल पॉलिसी ऑल्सो। एंड देखिए कैसा होता है कि जब भी आपका कोई भी क्लेम हुआ तो आप कॉर्पोरेट पॉलिसी ऐसे आप करेंगे, ठीक है, तो इसमें अगर आप क्लेम नहीं करें तो वैसे ही आपको नो क्लेम बोनस और ये सब चीज़ें मिलती है, तो वो इट बिकम्स मच मोर एफोर्डेबल। हंसराज जी, ये क्रेडिट स्कोर की बहुत बात सुनते हैं हम, तो व्हाट इज़ दिस क्रेडिट स्कोर? देखिए क्रेडिट स्कोर में इट्स बेसिकली आप एज अ बोरोवर जब आप बोरो करते हैं तो ऐसा होता है कि आप किसी भी बैंक से जब आप बोरो करते हैं तो आपका जो रीपेमेंट कैसा रहा है, आपने टाइम पे पेमेंट किया है नहीं किया है, ये सब का एक लेखा जोखा, एक सिबिल करके कंपनी होती है, वो इस सब का लेखा जोखा मेंटेन करके रहती है। तो जैसे समझो आज आपने एक कार लोन लिया, फिर वो कार लोन आपने लिया, आपने उसको टाइम पे भरा और वो आपका जो लोन है आपने उसको रीपे कर दिया। अब आप जब कहीं दूसरी जगह पे लोन लेने जाएंगे, समझिए आपने होम लोन लिया, तो वो क्या करेंगे, सिबिल में जाके देखेंगे कि आपने पहले प्रीवियसली किसी से लोन लिया है क्या और आपका रीपेमेंट कैसा था, आपने टाइम पे भरा या नहीं भरा। सो जो बैंक आपको अभी होम लोन देगी वो उस बेसिस पे डिसीजन लेगी कि अप्रूव करना है नहीं अप्रूव करना है, या अप्रूव भी करना है तो हमको क्या इंटरेस्ट रेट देना है। जैसे अगर आपने सब चीज़ टाइम पे भरा है तो आपका जो स्कोर होगा, क्रेडिट स्कोर, वो काफ़ी हाई होगा। तो इट इज़ बेसिकली वो बैंक आपको अप्रूव करेगी लोन आपका, और आपको इवन अगर आपका स्कोर वेरी हाई है तो आपको कम रेट पे भी आपको लोन देगी। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन अ गुड क्रेडिट हिस्ट्री एंड अ गुड सिबिल स्कोर। और इसमें देखिए ये सिर्फ लोन लेने की चीज़ नहीं है, पहले ऐसे होता था कि सिर्फ लोन के लिए होता, बट आप देखेंगे आजकल कॉर्पोरेट्स व्हेन दे आर हायरिंग दे आर आस्किंग फॉर क्रेडिट स्कोर्स। ओह रियली? यस, ताकि वो देखना चाहते हैं, क्योंकि सीवी पढ़ के तो आपको पता चला कि ऑन पेपर कैसा है, बट एक्चुअली सिबिल स्कोर से काफ़ी कुछ आपको पता चलता है एज अ पर्सन की कितना फाइनेंशियल डिसिप्लिन उसका पता चलता हाँ, है, डिसिप्लिन उसका कैसा है, मतलब उसका नेचर पता चलता है इन जनरल। और मुझे ऐसा लगता है कि वो दिन दूर नहीं है जब लैंडलॉर्ड्स भी टेनेंट से उनका सिबिल स्कोर मांगेंगे, बिकॉज हमें भी पता है कि बहुत बार ऐसे आप टेनेंट्स आते हैं जो आपको प्रॉब्लम देते हैं, ठीक है, टाइम पे वैकेट नहीं करते हैं या रेंट टाइम पे नहीं देते हैं। तो ऐसे भी मैं देख रहा हूँ सिचुएशन ऐसा भी हो सकता है नियर टर्म में कि जहाँ पे लैंडलॉर्ड्स भी आपसे सिबिल स्कोर मांगे, आपका क्रेडिट स्कोर मांगे। तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ गुड क्रेडिट स्कोर। सो वन मोर एडवाइस फ्रॉम मिस्टर हंसराज कि अपना क्रेडिट स्कोर परफेक्ट रखिए, क्योंकि आपको नौकरी में काम आएगा, आपको घर खरीदने में काम आएगा, इनफैक्ट रेंट में काम आएगा, क्या पता आपकी शादी में भी सिविल स्कोर आपका काम में आए। सो इसी के साथ वी स्टॉप दिस पॉडकास्ट एंड सी यू सून ऑन द नेक्स्ट एपिसोड। बाय।